नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने चर्चा जो चल रही थी राजस्थानी भाषा साहित्य के बारे में, भाषा साहित्य की साहित्यिक शैलियाँ हमने देख ली थी। आज हम चर्चा करें थोड़ी डिंगल के बारे में और फिर बाद में प्रमुख बोलियों के बारे में। देखें, जब हम कल डिंगल और पिंगल की बात जो हम कर रहे थे कि डिंगल और पिंगल जो है भाषा साहित्यिक शैलियां हैं। डिंगल के बारे में हमने बात की थी कि राजस्थान के इस क्षेत्र की बोली है, सॉरी साहित्यिक शैली है। डिंगल राजस्थान के पश्चिमी भाग की है और पिंगल जो थी वो अपने राजस्थान के पूर्वी भाग की साहित्यिक शैली थी। ठीक है ना। इसके बाद में हम देखें कि डिंगल साहित्यिक शैली जो होती है ना, इसमें हम जो शब्द जैसा बोलते हैं उस शब्द को वैसा ही लिखते हैं। डिंगल साहित्यिक शैली जो है इसमें एक विशेष बात आती है कि डिंगल जो है, डिंगल साहित्यिक शैली में देखें, डिंगल साहित्यिक शैली जो है, डिंगल साहित्यिक शैली इसकी बात करें कि डिंगल साहित्यिक शैली में हमने जो शब्द जैसा बोला है वैसा ही लिखा जाता है, वैसा ही लिखा जाता है। ये बात जो हम कर रहे हैं वो कौन सी साहित्यिक शैली की कर रहे हैं? डिंगल साहित्यिक शैली की कर रहे हैं कि डिंगल साहित्यिक शैली में जिस शब्द को हमने जैसे बोला है उस शब्द को हम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी बात जब हम करें, डिंगल साहित्यिक शैली या मैं कहूं डिंगल साहित्यिक शब्द का प्रयोग या डिंगल शब्द का प्रयोग काफी सारे साहित्यकार ऐसे थे जिन्होंने प्रयोग किया था डिंगल का। जैसे हम बात करें सबसे पहले सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण जो थे इन्होंने डिंगल शब्द जो है ना इसका प्रयोग किया था। दूसरी हम यहाँ पर बात करें नरोत्तम जी स्वामी की, तो नरोत्तम जी स्वामी जो थे इन्होंने भी डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। सुनीति कुमार की बात करें तो इन्होंने भी डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। और हम बात करें राजस्थानी भाषा का प्रथम राजस्थानी व्याकरण की रचना करने वाले रामकर्ण जी अशोक की, तो रामकर्ण जी अशोक ने भी क्या किया था? डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। तो देखें, डिंगल शब्द प्रयोग करने वाले, डिंगल शब्द जो है, डिंगल शब्द प्रयोग करने वाले साहित्यकार, डिंगल शब्द का प्रयोग करने वाले साहित्यकार, इसमें हम देखते हैं नंबर 1 पे हम देखते हैं सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल जी मिश्रण आ जाते हैं। 2 नंबर पे हम देखते हैं नरोत्तम जी स्वामी आ जाते हैं, नरोत्तम स्वामी। 3 नंबर पे हम देखते हैं सुनीति कुमार आ जाते हैं। 4 नंबर पे हम देखें तो अपने यहां पर प्रमुख रूप से रामकर्ण अशोक आ जाते हैं। रामकर्ण जी अशोका। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि ये रामकर्ण जी अशोक जो है ना, अशोका जो है, इन्होंने प्रथम राजस्थानी व्याकरण की रचना की थी। प्रथम राजस्थानी व्याकरण, प्रथम राजस्थानी व्याकरण की रचना करने वाले व्यक्ति के बारे में जब हम पूछा जाए तो प्रथम राजस्थानी व्याकरण जो है इसकी रचना करने वाले जो थे वो अपने प्रमुख रूप से हुए थे रामकर्ण जी अशोका। तो हमने यहाँ पर देखा है कि डिंगल साहित्यिक शैली में जो शब्द जैसा लिखा जाता है, जो शब्द जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। फिर बाद में हमने देखा है कि डिंगल शब्द
डिंगल शब्द जो है इसको प्रमुख रूप से अपने शब्दकोश में शामिल करने वाले साहित्यकार जो थे वो कौन कौन थे अपने? सूर्यमल जी मिश्र, नरोत्तम स्वामी, सुनीति कुमार और रामकर्ण जी अशोका जो थे वो प्रमुख रूप से इस शब्द को प्रयोग में ले रहे हैं। फिर हमने देखा है प्रथम राजस्थानी व्याकरण की रचना। प्रथम राजस्थानी व्याकरण जो है वो रामकर्ण जी अशोका ने लिखा है। इसके बाद में हम बात करें सीताराम जी लालस की। देखिए सीताराम जी लालस जो है, हम बात करें सीताराम लालस की। सीताराम लालस, सीताराम लालस जो है वो बोलते हैं कि राजस्थानी भाषा है ना, कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा जो है इसका उद्भव 9वीं शताब्दी में हुआ था। राजस्थानी भाषा का उद्भव कब हुआ था? सीताराम जी लालस के अनुसार सीताराम जी लालस जो है वो कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा जो है इसका उद्भव 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है ना मित्रों। इसके बाद में अपने आ जाती है राजस्थान की प्रमुख बोलियां। देखिए राजस्थान की प्रमुख बोलियों की जब हम बात करें तो अपने यहां पर आ जाती है मुख्य रूप से राजस्थान की प्रमुख बोलियों की जब हम बात करें राजस्थान की प्रमुख बोलियां में अपने मारवाड़ी बोली की चर्चा सबसे पहले हम यहां पर करेंगे। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम देखें यहां पर एक नंबर पे बोलियों में, एक नंबर पे अपने आती है मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली देखिए मारवाड़ी बोली जो है ना, लगभग कहा जाता है कि मारवाड़ी जो है वही राजस्थानी बोली है। मारवाड़ी जो है वही राजस्थानी बोली है। राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं इनमें नंबर 1 पे आती है मारवाड़ी बोली। सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली बोली है मारवाड़ी। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर हमें पूछे कि कौन सी बोली का है तो मारवाड़ी का है। यहां तक कि हम कहें कि लगभग मारवाड़ी जो बोली है वही राजस्थानी बोली है। मारवाड़ी जो है वही राजस्थानी बोली मानी जाती है। कल एक शब्द हमने लिखा था मरु भाषा, ठीक है ना। तो लगभग कहा जाता है कि ये मारवाड़ी जो है ना इसका प्राचीन नाम ही मरु भाषा है। प्राचीन नाम इसका क्या है? मरु भाषा है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम क्या माना जाता है भाई? मरु भाषा माना जाता है। कल राजस्थानी को भी हमने मरु भाषा शब्द दिया था। अब मारवाड़ी जो है इसका उद्भव किससे हुआ? तो वो माना जाता है गुर्जर अपभ्रंश से। तो कल हमने देखा था राजस्थानी का उद्भव भी तो गुर्जर अपभ्रंश से था ना। मारवाड़ी का उद्भव जो था वो गुर्जर अपभ्रंश से था। गुर्जर अपभ्रंश से मारवाड़ी बोली जो है इसका उद्भव अपना हुआ है भाई। ठीक है ना। गुर्जर अपभ्रंश से मारवाड़ी बोली का उद्भव हुआ है। अब हमें कोई पूछे कि भाई मारवाड़ी जो बोली है ये बोली कहां पर जाती है? मारवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? तो मुख्य रूप से मारवाड़ी बोली के जो जिले आते हैं ना अपने, उन जिलों की जब हम बात करें, जोधपुर के गांवों में सबसे विशुद्ध मारवाड़ी मिलती है हमें। यानी मारवाड़ी की मूल जो है ना, जड़ जो है वो हमें जोधपुर के आसपास के गांवों में, फिर पाली के आसपास के क्षेत्र में, फिर नागौर, फिर बीकानेर, फिर जालोर, फिर सिरोही, ये जो क्षेत्र है ना इन क्षेत्रों में हमें मारवाड़ी बोली का प्रभाव मिलता है। तो देखिए राजस्थान में हम देखें कि राजस्थान में मारवाड़ी का प्रभाव हमें कहां कहां मिलता है। ये जोधपुर है आपका, नागौर है, पाली है, जालोर है, सिरोही है, बीकानेर है, थोड़ा ये भाग भी बाड़मेर का भी, ये जैसलमेर का भी। तो इस क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जो है वो आपकी यहाँ पर प्रमुख रूप से बोली जाती है मारवाड़ी बोली। और यही की साहित्यिक शैली अपनी डिंगल साहित्यिक शैली थी। तो मारवाड़ी बोली की साहित्यिक शैली जब हमें पूछे कि कौन सी है, तो मारवाड़ी की साहित्यिक शैली है ना, ये अपनी मारवाड़ी बोली जो है, मारवाड़ी की साहित्यिक शैली जो है, मारवाड़ी की साहित्यिक शैली, कल हमने दो शैलियां देखी, डिंगल और पिंगल।
मारवाड़ी की साहित्यिक शैली प्रमुख रूप से अपने सामने आती है डिंगल शैली, जो हमने पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली के रूप में देखा था। ठीक है ना। तो मारवाड़ी की साहित्यिक शैली जो है वो हमें कौन सी मिलती है भाई? डिंगल शैली जो है वो मारवाड़ी की साहित्यिक शैली के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद में हम यहाँ पर एक चर्चा और करें विशेष रूप से कि कुशल लाभ जो थे, कुशल लाभ, मित्रों कुशल लाभ ने एक ग्रंथ लिखा था पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि। और एक ग्रंथ की मैं बात यहां पे और करूंगा, अबुल फजल के, अबुल फजल, इन्होंने लिखी थी आईने अकबरी। आईने अकबरी, ये दो ग्रंथों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। कुशल लाभ का ग्रंथ पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल का ग्रंथ आईने अकबरी। इन दोनों ग्रंथों में मारवाड़ी शब्द जो है ना, मारवाड़ी शब्द मिलता है। पिंगल शिरोमणि में भी जो कुशल लाभ ने लिखा है और एक अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी में भी इसका नाम जो है वो में मारवाड़ी शब्द जो है वो में मिलता है। अब एक विशेष बात और आती है कि ये जो मारवाड़ी है ना, इस मारवाड़ी बोली का उद्भव कब हुआ? तो मित्रों मारवाड़ी बोली का उद्भव आपका हुआ था 8वीं शताब्दी में। मारवाड़ी बोली का उद्भव जो था वो कब हुआ था? आपका 8वीं शताब्दी में मारवाड़ी बोली का उद्भव अपना हुआ था। ठीक है ना। तो हमने देखा कि मारवाड़ी की साहित्यिक शैली, इसमें ध्यान रखने वाली बात जो है, सबसे प्राचीनतम बोली है। ठीक है ना, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम, या हम कहें कि लगभग यही राजस्थानी है और सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाती है, एक बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है मारवाड़ी जो है। और इसकी साहित्यिक शैली जो है डिंगल साहित्यिक शैली प्रमुख रूप से इसकी साहित्यिक शैली के रूप में यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है। फिर हमने देखा कि अबुल फजल जो है, अबुल फजल ने और कुशल लाभ ने अपने ग्रंथों में अपने ग्रंथ जो है, इन दोनों ग्रंथों में यहाँ पर मारवाड़ी शब्द जो है वो प्रयुक्त किया है। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी बोली की जब हम चर्चा करें मित्रों तो अपने आ जाती है मेवाड़ी बोली। और मेवाड़ी बोली इन क्षेत्रों में बोली जाती है अपने उदयपुर में, राजसमंद में और चित्तौड़ में। ठीक है। मेवाड़ी की चर्चा भी करेंगे। मेवाड़ी के बाद में एक चर्चा अपने आज की रहेगी और जो ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी आपके जयपुर, सीकर, झुंझुनू, टोंक, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है ना। एक चर्चा अपने मालवी की भी करेंगे, झलवाड़, प्रतापगढ़ के आसपास की मालवी बोली की भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे कि ये मालवी बोली यहाँ पर बोली जाती है आपकी। ये आपकी ढूंढाड़ी है। मेवाती, मेवात क्षेत्र में करेंगे। ठीक है ना। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है मेवात क्षेत्र कहते हैं। अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक दक्षिणी राजस्थान की बोली बागड़ी का भी जिक्र करेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली रहेगी आपकी। ठीक है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली आपकी रहेगी। बागड़ी बोली कहते हैं, बागड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको बागड़ी बोली कहते हैं। ठीक है ना। एक रांगड़ी बोली की भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना। रांगड़ी और मालवी दोनों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं विशेषतः तो। ठीक है ना। लेकिन मालवी जो है ना वो एक राजस्थान की ऐसी बोली है, मालवी की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की एकमात्र ऐसी बोली है जो राजस्थान के बाहर के लोगों के द्वारा भी बोली जाती है। ठीक है ना। ब्रज बोली की बात करें, भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र ब्रज भाषा का क्षेत्र आ जाता है, ये क्षेत्र अपना। ठीक है ना। तो इन बोलियों की चर्चा भी अपनी आज की क्लास में रहेगी। ठीक है। आगे हम चर्चा करें इसके बाद में मेवाड़ी बोली की, मेवाड़ी बोली की चर्चा करें। मेवाड़ी, देखिए मित्रों मेवाड़ी बोली की जब हम चर्चा करें तो हमने यहां पर देखा कि मेवाड़ी बोली जो है ना आपकी उदयपुर में, चित्तौड़ में और राजसमंद में बोली जाती है। मेवाड़ी बोली आपकी उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद में बोली जाती है। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी प्रमुख
चाहे तो हम उस समय के, जिस समय ये भाषा थी, कोई भी प्रमुख संत हो या कोई प्रमुख शासक हो, अगर उस समय में उन्होंने, जिस समय भाषाओं का विकास हो रहा था, उन्होंने अगर कोई ग्रंथ लिखे हैं ना, तो जिस क्षेत्र में वो रह रहा है ना, उसी क्षेत्र की बोली में लिखे होंगे। अब जब हम मेवाड़ी की बात करें, मेवाड़ी अपने मेवाड़ क्षेत्र की है, हमें पता है। मेवाड़ क्षेत्र अपना जिले लिख लिए मेवाड़ क्षेत्र के। अब यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में एक ऐसे शासक का जिक्र करें हम, जिसने बहुत ज्यादा ग्रंथ लिखे थे, महाराणा कुंभा, संगीत ग्रंथ लिखे थे। तो हमें एक बात यहाँ पर पढ़ने को मिलती है कि कुंभा जी के जो संगीत ग्रंथ थे ना, वो मेवाड़ी बोली में ही लिखे गए थे। जब हम ढूंढाड़ी की बात करेंगे तो ढूंढाड़ क्षेत्र में संत दादू दयाल थे, तो वहां पर संत दादू दयाल जी जो होंगे, उनके ग्रंथों की रचना ढूंढाड़ी में हो जाएगी, ठीक है ना। जब हम मेवात क्षेत्र की बात करेंगे, तो मेवात क्षेत्र, मेवाती बोली की बात करेंगे, मेवात क्षेत्र की बोली की बात करेंगे, तो वहां पर प्रमुख संत लालदास जी हुए, चरणदास जी हुए, दयाबाई हुई, सहजोबाई हुई, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना, जो संत या शासक जिस क्षेत्र का था, उसके उस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जा रही है, जो बोली बोली जा रही है, उसी बोली में उसने अपने ग्रंथ जो थे वो प्रमुख रूप से लिखे थे। तो यहां पर जब हम मेवाड़ी की बात करें ना, तो मेवाड़ी में महाराणा कुंभा जो थे ना, महाराणा कुंभा ने अपने संगीत ग्रंथों की रचना मेवाड़ी में की थी भाई। कौन सी बोली में की थी भाई? मेवाड़ी बोली में की थी। एक विशेष बात और बता दूं कि कुंभा के संगीत ग्रंथों को संरक्षण कहां पर प्राप्त है वर्तमान में हम देखें तो बीकानेर संग्रहालय, अनूप संग्रहालय जो है ना, उसमें महाराणा कुंभा के ग्रंथों को वर्तमान में संरक्षण प्राप्त है। एक विशेष बात और करें यहाँ की मेवाड़ी बोली की, देखें चित्तौड़ का क्षेत्र आ रहा है मेवाड़ी बोली में, पता है हमें चित्तौड़ का क्षेत्र यहाँ पे आ रहा है। तो चित्तौड़ के क्षेत्र में, चित्तौड़ किले में जब हम जाएं तो वहां पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कवियत्री और महेश की, ठीक है ना। ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है ना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, हम बात करें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की, सबसे पहली बात लिखने वाले कौन थे, इसके लेखक कौन थे भाई? अत्रि और महेश। ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो लिखी हुई है आपकी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है आपकी, ये लिखी गई है मेवाड़ी बोली में। बस ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ना, वो आपकी मेवाड़ी भाषा में लिखी गई है। और बात करें, देखिए हमने जब अंबिका माता का जिक्र किया था, जगत उदयपुर की अंबिका माता, या हमने वहां पर कहा था कि जगत जो है वो मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, ठीक है ना। अंबिका माता मंदिर में, जगत उदयपुर में अंबिका माता मंदिर जो है ना, वहां पर हमें मेवाड़ी बोली के साक्ष्य मिलते हैं अभी भी, ठीक है ना। तो हमें कोई पूछे मेवाड़ी बोली के वर्तमान में साक्ष्य कहां पर मिलते हैं, तो अंबिका माता मंदिर में, अंबिका माता मंदिर में, अंबिका माता मंदिर में मेवाड़ी बोली के साक्ष्य मिलते हैं, मेवाड़ी बोली के साक्ष्य मिलते हैं। हमें पूछे मेवाड़ी बोली के साक्ष्य कहां पर मिलते हैं, तो मेवाड़ी बोली के साक्ष्य जो है वो कहां पर मिलते हैं हमें? अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में, ठीक है ना। अंबिका माता का मंदिर जो है जगत उदयपुर में, वहां पर हमें मेवाड़ी बोली के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद में हम यहां पर जिक्र करें ढूंढाड़ी बोली का, तो तीसरी बोली की हम बात करें यहां पर, वो अपने आ जाती है ढूंढाड़ी बोली।
ढूंढाड़ी बोली। मित्रों ढूंढाड़ी बोली की जब हम चर्चा करें तो ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से अपने ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ क्षेत्र, अब हमें पता है कि ढूंढाड़ क्षेत्र कहाँ है भाई। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है ना। संत दादू दयाल की जब हम बात करें तो दादू दयाल ने अपनी वाणी की रचना जो है या अपने उपदेश जो थे वो ढूंढाड़ी भाषा में ही दिए थे। दादू जी री वाणी और दादू जी रे उपदेश, दादू जी के उपदेश। संत दादू दयाल की बात करें, दादू दयाल के उपदेश इसी बोली में थे। इसी बोली में थे। संत दादू दयाल जी के जो उपदेश थे वो आपके कौन सी बोली में थे मित्रों? वो आपके थे ढूंढाड़ी बोली में। इसके बाद में देखिए मारवाड़ी जब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि मारवाड़ी जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली बोली है। इसके विपरीत हम देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या में, यानी ऐसी कौन सी बोली है जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। तो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की जब हम बात करें, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली, वो आपकी कौन सी आ जाती है? ढूंढाड़ी बोली आ जाती है। सर्वाधिक लोगों द्वारा, देखिए क्षेत्र के आधार पर जब हम देख रहे थे तो वो अपने यहाँ पर आ रही थी मारवाड़ी बोली, और जनसंख्या के आधार पर जब हम देखें तो अपने बोली यहाँ पर कौन सी आ जाती है मित्रों? ये आपकी आ जाती है सर्वाधिक संख्या में ढूंढाड़ी बोली जो वो सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है ना। एक विशेष बात और करेंगे इसमें हम कि ढूंढाड़ी बोली जो है ना, आपकी ढूंढाड़ी बोली जो है, ढूंढाड़ी पर दो विशेष बोलियों का प्रभाव हमें मिलता है। दो विशेष बोलियां हैं, इन दो विशेष बोलियों का प्रभाव हमें मिलता है। सॉरी, दो क्या तीन विशेष बोलियों का प्रभाव हमें मिलता है। एक पहला प्रभाव तो हमें इस पर मिलेगा मारवाड़ी का ही। कौन सी बोली का मिलेगा? मारवाड़ी बोली का। दूसरा प्रभाव हमें इस पर मिलता है ब्रज बोली का। कौन सी बोली का मिलता है? दूसरा हमें ब्रज बोली का। और तीसरा प्रभाव हमें यहां पर मिलेगा मित्रों गुजराती का। तो कितनी बोलियों का प्रभाव हमें यहां पर मिला है? तीन बोलियों का विशेष प्रभाव हमें यहां पर ढूंढाड़ी पर मिलता है। अब आ जाती है ढूंढाड़ी बोली जो है इसकी उपबोलियां। ढूंढाड़ी की उपबोली, और ढूंढाड़ी की उपबोलियों में सबसे पहले अगर मैं नाम लेऊं यहां पर तो अपने आ जाती है तोरावाटी बोली। तोरावाटी बोली, देखें जब हम बात करें कि खंडेला की पहाड़ियां जो है इनसे निकल करके एक नदी प्रवाहित होती है, कांतली नदी। और ये जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी का अपवा क्षेत्र जो है ना वो कहलाता है तोरावाटी, ठीक है ना। कांतली नदी का अपवा क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। तो तोरावाटी के क्षेत्र में, कांतली के अपवा क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उस बोली को हम कहते हैं तोरावाटी बोली, ठीक है ना। तो इस तोरावाटी बोली का क्षेत्र मुख्य रूप से देखें तो तोरावाटी बोली आपकी बोली जाती है झुंझुनू के दक्षिणी भाग में, झुंझुनू के दक्षिण में, और सीकर के पूर्व भाग में, ठीक है ना। तोरावाटी बोली जो वो आपकी बोली जाती है झुंझुनू के दक्षिण भाग में और सीकर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। इसके बाद में दूसरी बोली की हम यहां पर चर्चा करें तो आ जाती है चौरासी बोली। उपबोलियां हैं ये ढूंढाड़ी जो है ढूंढाड़ी की उपबोलियां मानी जाती है। चौरासी बोली जो बोली जाती है जयपुर में, और जयपुर में भी कहां पर? जयपुर के दक्षिणी भाग में जो है ये बोली बोली जाती है, ठीक है ना। चौरासी बोली जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली बोली आपकी कौन सी आ जाती है? चौरासी बोली आ जाती है। फिर आप देखिए आगे राजावाटी बोली।
3 नंबर राजावाटी बोली। राजावाटी बोली जाती है जयपुर के पूर्वी भाग में। जयपुर के पूर्वी भाग की बोली जो है मुख्य रूप से आपकी कौन सी आ जाती है मित्रों? राजावाटी बोली। देखिए जयपुर के दक्षिण में आपके बोली जाती है चौरासी बोली और जयपुर के पूर्व में आपके बोली जाती है राजावाटी बोली। ठीक है ना। इसके बाद में एक और विशेष बोली की यहां पर बात करें झाड़साही बोली की। ठीक है ना, झाड़साही बोली। झाड़साही, झाड़साही ढूंढाड़ी को ही वैसे बोलते हैं या हम कहें कि झाड़साही जो है वो कहां पर बोली जाती है आपकी? झाड़साही आपकी बोली जाती है मित्रों मुख्य रूप से जयपुर में। ठीक है ना। झाड़साही आपकी कहां पर बोली जाती है भाई? जयपुर में बोली जाती है। ठीक है ना। तो ये अपने आ जाती है प्रमुख बोली जो अपनी थी ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी के बाद में अपने नई बोली के साथ में चर्चा करें फिर से, वो अपने आ जाती है बागड़ी बोली। बागड़ी बोली। चलो देखें बागड़ी बोली की चर्चा करें। बागड़ी बोली की जब हम चर्चा करें तो बागड़ी का क्षेत्र जब हमने देखा था अभी मैप में, तो हमने देखा कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ना उसमें बोली जाती है। और ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है ना मुख्य रूप से गुजरात का टच है। ठीक है ना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले जो हैं राजस्थान के दक्षिण में, ये अपने गुजरात के साथ में सीमा बना रहे हैं। तो ये बागड़ी बोली जो है ना इस पर गुजराती का प्रभाव हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। हमने देखा था कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में, ठीक है ना, यहां पर ये डूंगरपुर था, यहां पर ये बांसवाड़ा था। ठीक है ना। राजस्थान के यहां पर अपना राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य। ठीक है ना। और इस क्षेत्र की ये जो बोली हम देख रहे हैं ये बोली आपकी है कौन सी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बोली है कौन सी आपकी? बागड़ी बोली। यहां पर कौन सी बोली बोली जा रही है? गुजराती बोली बोली जा रही है। तो यहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो बागड़ी बोली बोली जा रही है ना, इस बागड़ी बोली पर हमें कौन सी बोली का प्रभाव मिलेगा भैया जी? गुजराती बोली का प्रभाव मिलेगा। ठीक है ना। एक विशेष बात मैं आपको और बता देता हूं यहां पर कि इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र यहां पर है मुख्य रूप से यहां पर भील लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा होने के कारण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इतिहासकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करें कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ग्रियर्सन जो है इन्होंने क्या कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है वो कह रहे हैं कि ये जो बोली है ना ये भीली बोली है, भील क्षेत्र की है ना, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो बोली आपकी वो कौन सी है? वो भीली बोली है। ये बागड़ी बोली के बारे में इन्होंने कहा है कि आपकी बागड़ी बोली जो है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जा रही है, ये बोली आपकी कौन सी बोली है भैया जी? ये बोली आपकी भीली बोली है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और इस बोली पर प्रभाव हमें कौन सी बोली का मिल रहा है भाई? गुजराती बोली का प्रभाव जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना। इसके बाद में अपनी चर्चा करें रांगड़ी बोली की। रांगड़ी बोली। ठीक है ना। बागड़ी के बाद में आपके बोली जो प्रमुख आ जाती है वो रांगड़ी बोली। ठीक है ना। रांगड़ी बोली आपकी मालवा क्षेत्र के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मालवा के राजपूत जो है ना इनके द्वारा बोली जाती है। अब मालवा क्षेत्र आपका कहां पर था? राजस्थान के दक्षिणी भाग में हम जाएं फिर से, देखिए राजस्थान के दक्षिणी भाग में चर्चा जब हम कर रहे हैं अपनी, ये अपने प्रतापगढ़ का एरिया था और यहाँ पर ये अपना झालावाड़ का एरिया आ जाता है। प्रतापगढ़ और झालावाड़ का एरिया जो है ना ये मालवा का क्षेत्र भी कहलाता है अपना। ठीक है ना। इस मालवा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से अपने जो बोली बोली जा रही है, ठीक है, मालवा के राजपूतों के द्वारा जो बोली बोली जा रही है वो बोली आपकी है रांगड़ी बोली। ठीक है ना। कौन सी बोली है ये? रांगड़ी बोली। एक विशेष बात और बता देता हूं आपको कि ये जो रांगड़ी बोली है ना, इस रांगड़ी बोली पर देखिए अभी एक शब्द और लेंगे मालवी बोली के रूप में। मालवा क्षेत्र की बोली होगी मालवी। ठीक है ना। यहां पर मालवी बोली जो है ना इस पर मालवी का प्रभाव भी हमें मिलेगा
और इस पर मारवाड़ी का प्रभाव जो है वो भी हमें मिलेगा। मालवा के राजपूतों द्वारा जो बोली बोली जा रही है रांगड़ी बोली, ठीक है ना, मालवा के राजपूतों द्वारा जो बोली बोली जा रही है रांगड़ी बोली, इस रांगड़ी बोली पर हमें मारवाड़ी का और मारवाड़ी के साथ साथ में मालवी बोली का प्रभाव हमें मिलता है। दो बोलियों का प्रभाव हमें मिलता है। एक इसकी एक विशेषता और रहती है, रांगड़ी बोली जो है ना, इसकी एक विशेषता ये रहती है कि ये बोली कुछ कर्कश होती है, थोड़ी तेज होती है, कर्कश ध्वनि होती है इस बोली की, ठीक है ना। तो हमें पूछे कि कर्कश ध्वनि वाली बोली कौन सी है, तो कर्कश ध्वनि वाली जो बोली है आपकी वो कौन सी है भैया जी? कर्कश ध्वनि वाली बोली जो है वो आपकी कौन सी आ जाती है? रांगड़ी बोली जो है वो कर्कश ध्वनि वाली बोली आपकी आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में अपने देखें मालवी बोली की चर्चा। मालवी बोली, मालवी बोली का क्षेत्र वही अपना झालावाड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र मिलता है। झालावाड़, अभी जिस रांगड़ी में जो क्षेत्र देखा, झालावाड़ व प्रतापगढ़, झालावाड़ व प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हमें मालवी बोली का प्रभाव, मालवी बोली बोलने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। एक विशेष बात आ जाती है कि जो मालवी है इस पर प्रभाव किसका मिलता है भैया जी? मालवी के प्रभाव की जब हम बात करें, मालवी पर मराठी बोली का प्रभाव है, मालवी पर, ठीक है ना, मराठी बोली का प्रभाव हमें मिलता है। अभी हमने देखा बागड़ी पर गुजराती का प्रभाव हमने देखा, बागड़ी जो थी उस पर गुजराती, रांगड़ी पर मालवी का, रांगड़ी जो है ना, रांगड़ी पर मालवी का प्रभाव देखा है और मारवाड़ी का प्रभाव देखा है। लेकिन जब हम मालवी की बात करें तो मालवी पर विशेष रूप से हमें किसका प्रभाव मिलता है? मालवी पर मुख्य रूप से हमें मराठी बोली जो है ना उसका प्रभाव मिलता है। अभी जब हम एक विशेष बात देखें, अभी रांगड़ी बोली देखी, रांगड़ी तो कर्कश ध्वनि वाली होती है, लेकिन जब मालवी की करें ना तो कर्णप्रिय बोली होती है, कानों को अच्छी लगने वाली बोली होती है ये, ठीक है ना। तो ये बोली जो आपकी कैसी है? कर्णप्रिय बोली है। कर्णप्रिय बोली कौन सी आपकी? वो आपकी है भैया जी मालवी बोली जो वो आपकी कर्णप्रिय है। रांगड़ी बोली आपकी जो है, अभी हमने देखा जैसे कि आपकी रांगड़ी बोली जो है वो कुछ कर्कश बोली होती है, ठीक है ना, कर्कश बोली होती है, ठीक है। इसके बाद में अपने जिक्र करें यहाँ पर एक मेवाती बोली का। मेवाती जो है मुख्य रूप से अपने ब्रज भाषा से संबंधित बोली है, ब्रज भाषा का प्रभाव इस पर मिलता है। मेवाती बोली, मेवाती। अब सबसे पहली बात आ जाती है कि ये बोली कहां पर जाएगी भैया जी? मेवात क्षेत्र में, ठीक है ना। कहां पर बोली जाएगी? मेवात क्षेत्र में। अब हमें पता है कि मेवात क्षेत्र कहां पर है भाई साहब? तो मेवात क्षेत्र जो है वो आपका अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है, ठीक है ना। अब इस बोली की प्रमुख विशेषता क्या आ जाती है? अपनी जो मेवाती बोली जो है इसकी प्रमुख विशेषता क्या आ जाती है? देखें, इसकी प्रमुख विशेषता ये आती है कि यह बोली जो है ना, यह बोली अपनी पश्चिमी हिंदी बोली और ब्रज भाषा के बीच में, ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी बोली और ब्रज भाषा के रूप में सेतु का कार्य करने वाली है। ये पश्चिमी हिंदी और ब्रज भाषा के बीच में, ब्रज भाषा के बीच में सेतु का कार्य करती है। एक दोनों के बीच में सेतु का कार्य करती है, जोड़ने का काम करती है दोनों को, ठीक है ना। अब मेवाती बोली है, ठीक है ना, तो मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संतों के नाम लें, जैसे लालदास जी, ठीक है ना। यहां पर देखिए मैं नाम लिख देता हूं, संत लालदास जी, चेतावनिया ग्रंथ लिखा था लालदास जी ने। संत चरणदास जी, ब्रह्म ज्ञान सागर चरणदास जी। दयाबाई, दयाबाई ने ग्रंथ लिखा दयाबोध। सहजोबाई, सहजोबाई, सहजोबाई ने ग्रंथ लिखा सहज प्रकाश, ठीक है ना। लालदास जी ने चेतावनिया ग्रंथ लिखा था,
चरणदास जी ने ब्रह्म ज्ञान सागर, दयाबाई ने दयाबोध, सहजोबाई ने सहज प्रकाश। तो इनके ग्रंथों की जो रचना है ना, इनके ग्रंथ जो थे वो मेवाती में लिखे गए थे। मेवाती बोली जो है उसमें इनके ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही। नए टॉपिक के सॉरी अभी इसकी बोलियां और पड़ी हुई है, इनके बारे में आगे की क्लास में अपने और चर्चा करेंगे। चैनल को थोड़ा शेयर भी किया करो भाई, है ना। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।